नमस्कार दोस्तों। एजुकेशन बिजनेसरा में आप सभी का स्वागत है। आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि हम अपनी सेमेस्टर अर्थशास्त्र कर रहे थे जो हम क्लास 12th की है, आज में हम करेंगे पार्ट नंबर 5। जैसा कि हम पिछली वीडियो में पार्ट नंबर 4 तक कर लिए थे। ठीक है, आज हमारा पार्ट नंबर 5 है और इसमें जो हमारा नेशनल इनकम है यानी कि राष्ट्रीय आय, ये पूरी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद जो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम करेंगे मनी यानी कि मुद्रा। हम ठीक है, मनी यानी कि मुद्रा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो हमारा पार्ट नंबर 5 है। ठीक है दोस्तों, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर पार्ट नंबर 2 डाल गया है, वैसे पार्ट नंबर ये हमारा 5 है। ठीक है, जो हमारा क्लास 12th की है इसमें हम करेंगे आज थ्योरी। ठीक है, और चैप्टर का नाम है नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो उसमें पहला क्वेश्चन बनता है वो क्या है। देखो, पहला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय ज्ञात करने की आय विधि को समझाइए। ठीक है, जो हम राष्ट्रीय आय ज्ञात करते हैं उसमें हम जो आय विधि हमने पढ़ा था सबसे पहले, उसको हमें समझाना, उसके बारे में बताना। ठीक है, कि आय विधि द्वारा हम राष्ट्रीय आय कैसे निकालते हैं। तो देखो क्या है, इस विधि के अनुसार राष्ट्रीय आय को एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान उत्पाद के साधनों, श्रम, पूंजी, भूमि, उद्यम, फर्म के बदले किए जाने वाले भुगतान और मजदूरी, ब्याज, लगान, लाभ को आय विधि में मापा जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो राष्ट्रीय आय हमारा है ये एक लेखा वर्ष यानी कि एक वर्ष के अवधि के दौरान एक साल में निकाला जाता है। ठीक है, जो हमारी राष्ट्रीय आय होती है उसको हम एक साल में निकालते हैं। और जो इसमें होता है उत्पाद के साधन जो होते हैं, क्या क्या होते हैं, श्रम होते हैं, श्रम जो कर्मचारी वगैरह होते हैं काम करते हैं, पूंजी वगैरह होती है, पैसे वगैरह, भूमि, उद्यम, इसके बदले जो भुगतान किए जाते हैं जैसे मजदूरी। ठीक, जो परिवार क्षेत्र होते हैं वो क्या देते हैं, श्रम वगैरह देते हैं उत्पादक क्षेत्र को। जैसा कि पता आप सभी को, जो क्या नाम है, परिवार क्षेत्र होते हैं वो क्या देते हैं, श्रम देते हैं, पूंजी देते हैं, भूमि और उद्यम देते हैं। किसको देते हैं, उत्पादक क्षेत्र को। ठीक है, और उत्पादक क्षेत्र इसके बदले क्या देते हैं, मजदूरी, ब्याज, लगान, लाभ और लाभ देते हैं और ब्याज वगैरह देते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय में मापते हैं, यानी कि इसका अनुमान लगाया जाता है। हम जानते हैं परिवार उत्पादन कारकों के स्वामी होते हैं। जो परिवार होते हैं, परिवार क्षेत्र जो होते हैं उत्पादन कारकों के स्वामी होते हैं, मतलब वो उत्पादन करते हैं। ठीक है, वस्तु वगैरह का ही उत्पादन करते हैं, जिससे कि हम बाद में उसको क्या करते हैं, परचेज करते हैं, उसको हम खरीदते हैं, अपने उपभोग के लिए उसको खरीदते हैं। हालांकि राष्ट्रीय आय के आकलन में केवल उन परिवारों को शामिल किया जाता है जो एक देश के सामान्य निवासी होते हैं। ठीक है, जो हम राष्ट्रीय आय निकालते हैं, ठीक, उसमें जो हम राष्ट्रीय आय निकालते हैं उसमें जो परिवार होते हैं, किसी देश के परिवार है या कोई जिस देश में रहता है, तो उस देश में जो सामान्य निवासी मतलब उसी देश का रहने वाला हो तो उसको ही शामिल किया जाता है। ठीक, अगर उस देश में नहीं रहता, कुछ दिन के लिए घूमने वगैरह आया है, जैसे कि आते हैं घूमने वगैरह के लिए आते हैं, उनको हम इसमें शामिल नहीं किया जाता है। जो एक देश के सामान्य निवासी होते हैं उसी देश में रहते हैं उनको हम शामिल करते हैं। राष्ट्रीय आय ज्ञात करने के लिए घरेलू आय में विदेशों से शुद्ध कारक आय को जोड़ा जाता है। अब विदेशों से शुद्ध कारक आय क्या है आपको पता है। जैसे कि हम क्या कहते हैं, विदेशों को हम कुछ राशि दे देते हैं। ठीक, जैसे कि मान लो विदेश की कोई कंपनी यहाँ पे लगी है, तो वहाँ का जो कंपनी यहाँ पे लगी है वो जो पैसे कमाएगी हम अपने पास नहीं जोड़ते, उनको वापस दे देते हैं, तो उसको बोलते हैं विदेशों को। ठीक है, ऐसे जो हमारा विदेशों को से होता है उसको कर, जैसे हमारी कोई कंपनी वगैरह विदेशों में लगी होती है तो वहाँ की जो राशि होती है हमें मिल जाती है, वो अपने राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ते। तो यही होता है विदेशों को और विदेशों से। तो जब हम विदेशों से और विदेशों को माइनस कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, विदेशों से शुद्ध कारक आय मिल जाता है। ठीक है, ये शुद्ध हो जाता है, मतलब इनको हम माइनस करके निकालते हैं तो ये शुद्ध कारक आय होता है, इसको हम राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आएगा। आगे देखते हैं। देखो, आय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय को ज्ञात करने के विभिन्न चरण। ठीक है, जो आय विधि है, हम आय विधि द्वारा हम राष्ट्रीय आय ज्ञात कर दें तो इसके कौन कौन से चरण हैं। ठीक, कैसे कैसे निकालते, देखो सबसे पहले इसमें हम लेते हैं कर्मचारियों का परिश्रमिक। ठीक, जो कर्मचारी वगैरह होते हैं जो काम वगैरह करते हैं उनका परिश्रमिक लेते हैं, जैसे कि उनका मजदूरी वगैरह ले लेंगे। ठीक, मजदूरी ले लेंगे या वेतन वगैरह ले लेंगे, या देखो पहला हम लेंगे मजदूरी, सेकंड पे हम लेंगे वेतन, और थर्ड की बात करें तो हम लेते हैं किस्त के रूप में आय। ठीक है, किस्त के रूप में आय क्या होती है, जैसे कोई मालिक वगैरह होता है उनको क्या करता है, जैसे किस्त के रूप में आय, जैसे उनको पैसे वगैरह ना देकर उसके बदले कुछ दूसरी चीज़ दे दे। ठीक है, जैसे कि उनको खुश हो गया, जैसे उनके घर में फंक्शन वगैरह है तो उसको क्या कर देगा,
कुछ गिफ्ट वगैरह कर दे, तो क्या होगा, आय नहीं देगा, किसी के ऊपर कुछ दूसरी चीज़ दे देगा, ठीक है। और चौथी की बात करें तो होता है मालिकों द्वारा सामाजिक सुरक्षा में अंशदान। जो मालिक वगैरह होते हैं, जो उत्पादक वगैरह होता है, क्या होता है, सामाजिक कुछ समाज वगैरह में कुछ अंशदान वगैरह कर देते हैं, ठीक। गरीब वगैरह होता है उनको कुछ मदद वगैरह कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं हम सामाजिकों द्वारा अंशदान। अगला है पांचवा, वो सेवानिवृत्त कर्मचारी को पेंशन, ठीक है। जो कर्मचारी वगैरह है, सरकारी वगैरह होते हैं या प्राइवेट भी होते हैं, उनको क्या होता है, पेंशन वगैरह जो मिलती है, तो वो होता है हमारा पांचवा, सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन, ठीक है। तो ये हमारा कर्मचारियों का पेंशन। अगर कर्मचारियों का पेंशन ना दिया हो तो ये 4-5 दिन दिए रहेंगे, ये हमें लेना होता है। अगर सेकंड की हम बात करें तो होता है हमारा परिचालन अधिशेष, ठीक है। जो परिचालन अधिशेष रहता है इसमें होता है हमारा लाभ वगैरह शामिल होता है, जो हमें लाभ वगैरह मिलता है फैक्ट्री वगैरह में लाभ वगैरह मिलता है, या किराया वगैरह हमें जो मिलती है वहाँ से। और थर्ड की बात करें तो रॉयल्टी वगैरह भी मिलती है, ठीक है। और चौथे की हम बात करें तो लगान वगैरह जो कर वगैरह होता है वो हमें मिलता है। और ब्याज वगैरह मिलता है, जैसे हम किसी को कुछ पैसे उधार देते हैं उसके बदले हमें जो ब्याज वगैरह मिलता है उसको शामिल किया जाता है, ठीक। वो हमारा प्राचालन निधि से। अगर मान लो आपको लाभ वगैरह ना दिया हो तो क्या दिएगा, लाभ ना दिया हो तो दिया रहेगा आपको अवितरित कर, ठीक है। जो अवितरित कर होता है वो दिया रहेगा, निगम कर जो होता है ये सीधे दिया रहेगा, और लाभांश, ठीक। जो आपको लाभ वगैरह मिला है वो दिया होगा आपको, ठीक है दोस्तों। आगे हम देखें तो थर्ड पॉइंट की को क्या है, मिश्रित आय। मिश्रित आय क्या होती है, देखो मिश्रित आय स्वनियोजित व्यक्तियों की आय होती है। स्वनियोजित मतलब जो काम कर रहे होते हैं, ठीक है, उनकी आय होती है। यह व्यक्ति अपने श्रम, ये जो व्यक्ति होते हैं ये क्या होता है, अपने श्रम, जो उनकी श्रम होती है, जो काम करते हैं वो, उनकी जो भूमि होती है, पूंजी होता है तथा उद्यमशीलता, ठीक है, जो मेहनत करते हैं, उद्यम वगैरह होता है, इनका प्रयोग करके वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं, ठीक। श्रम का अपना श्रम की अपनी जो उनकी कार्य होता है श्रम का, और भूमि वगैरह, उद्यम वगैरह, इनका प्रयोग करके क्या करते हैं, वस्तु और सेवाओं का क्या होता है, उत्पादन करते हैं, उनको बनाते हैं। ये आय मजदूरी, लगान, ब्याज तथा लाभ का मिश्रण है। ये इनका जो आय होता है किसका, मजदूरी होती है इनकी एक, ठीक। उसके बाद लगान वगैरह होता है, लाभ ब्याज वगैरह होता है, इनको ब्याज वगैरह मिलता है, उसका क्या होता है, लाभ वगैरह मिलता है इनसे, तो इनका क्या होता है, मिश्रण होता है। तो इसी को हम बोलते हैं मिश्रित आय। अगर हम चौथे की बात करें आगे तो क्या, विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। जैसे कि आपको मैंने पीछे बता दिया शुद्ध कारक आय क्या होता है, जब हम विदेशों से उसको माइनस कर देते हैं किसी से, विदेशों को, ठीक है, तो हमारा क्या मिल जाता है, विदेशों से शुद्ध कारक आय। जैसे कि लिखा हुआ देखो, विदेशों से प्राप्त कारक आय और विदेशों को प्राप्त कारक आय का अंतर होता है, ठीक। अंतर मतलब माइनस होता है इनका, अलग बात, इसको बोलते हैं विदेशों से शुद्ध कारक आय। आगे देखते हैं जो हमारा राष्ट्रीय आय निकलता है आय विधि द्वारा, इसके फॉर्मूले क्या क्या हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है, न्यूमेरिकल वाले कुछ फॉर्मूले बताए थे आपको। सबसे पहले आय विधि बताई है पहली वीडियो में, और आप देख लेना उसमें, और थोड़ा और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। इसमें देखते हैं क्या क्या लगता है। पहले लगे हमारा कर्मचारियों का पारिश्रमिक, ठीक है। अगर मान लो कर्मचारियों का पारिश्रमिक क्वेश्चन में ना दिया हो तो पीछे जो अभी मैंने बताया कुछ थोड़ी देर पहले, वो सारे आपको दिए रहेंगे, उसमें कुछ लेना होगा। अगला आपको प्रचालन जिससे दिया रहेगा उसको हम प्लस कर देंगे। और तीसरी की बात करें हमारी तो मिश्रित आय, ठीक है, जो सोनोजित की मिश्रित आय थी वो होती है हमारी, उसको हम प्लस कर देते हैं। और प्लस कर देंगे हम इसमें विदेशों से, और माइनस का कर देंगे हम विदेशों को, ठीक। तो इससे हमारा निकल जाता है आय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय। आगे हम बात करें जो राष्ट्रीय आय, देखो आय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय ज्ञात करते समय कुछ सावधानियों का ध्यान रखना है। जो हम आय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय निकालते हैं ना, तो इसमें कुछ सावधानियां वगैरह भी देखना पड़ता है, ठीक है, कि जिससे हमारा नुकसान वगैरह ना हो। तो कुछ सावधानियां वगैरह हैं, देखो जैसे कि सबसे पहला सावधानियां, हस्तांतरित आय। हस्तांतरित आय मतलब क्या होता है, जैसे हम किसी को कुछ पैसे वगैरह दे देते हैं, ठीक है, हस्तांतरित आय, उसको हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते। देखते क्या है, इसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। जैसे जेब खर्च। जेब खर्च कैसे, जैसे मान लो कोई पिता है वो अपने बच्चों को क्या देता है, जेब खर्च दे देता है, ठीक है। छात्रवृत्ति में स्कूल में बच्चा पढ़ते हैं तो सरकार क्या होता है, उनको छात्रवृत्ति पैसे वगैरह देती है, उसको भी नहीं आता है। बेरोजगारी भत्ता, जब किसी व्यक्ति को काम वगैरह नहीं मिलता है तो सरकार उनको कुछ क्या देती है, बेरोजगारी भत्ता वगैरह कुछ देती है। और वृद्धावस्था पेंशन, जैसे आपको पता है वृद्धावस्था जो वृद्ध वगैरह होते हैं उनको पेंशन वगैरह मिलता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता करते, ठीक है, इसको हम बोलते हैं हस्तांतरित आय। अगर हम सेकंड की बात करें तो हमारा होता है गैर कानूनी कार्य से प्राप्त आय, ठीक। गैर कानूनी कार्य से क्या होता है, जैसे चोरी वगैरह करते हैं, डकैती वगैरह करते हैं, इनसे जो कार्य और आय प्राप्त होती है उनको हम शामिल नहीं करते राष्ट्रीय आय में। देखो क्या है, गैर कानूनी कार्य से प्राप्त आय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि सरकार के पास
इसका कोई लेखा जोखा नहीं होता। जैसे चोरी, ठीक है, चोरी हो गया, डकैती हो गया, सट्टेबाजी, सट्टा वगैरह लोग जो लगाते हैं, और काला बाजारी वगैरह जो करती हैं, इन सबको हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि क्या होते हैं, गैर कानूनी कार्य से प्राप्त आय होते हैं। और तीसरी की बात करें तो हमारा अचानक प्राप्त आय। अचानक प्राप्त आय क्या होता है, जैसे कि कोई व्यक्ति है, उसको कुछ पता नहीं है, उसको अचानक से मिल जाए कि मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है वगैरह वगैरह, जैसे कि, तो उसको बोलते हैं अचानक प्राप्त आय। जैसे कि हम बात करें, जैसे लॉटरी वगैरह, जैसे बहुत से व्यक्ति होते हैं लॉटरी वगैरह खरीदते हैं ना, तो एकदम से उनकी लग जाती है, लॉटरी वगैरह जीत जाते हैं, तो उसको भी बोलते हैं हम अचानक प्राप्त है। उनको अचानक मिल जाता है खूब सारे पैसे वगैरह, तो इसको बोलते हैं जैसे लॉटरी। भूमिगत लाभ, जैसे भूमि वगैरह, किसी को ज़मीन वगैरह मिल जाती है, कि उनके पास इतनी ज़मीन थी लेकिन उनको पता नहीं था, बाद में उनको पता चला कि हमारे पास बहुत सारी भूमि है। तो अचानक प्राप्त आय में क्या होता है, लॉटरी होती है, भूमिगत लाभ होता है आदि, और भी वस्तु होती है, ठीक है। इनको हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते, क्योंकि इनका अचानक प्राप्त आय हस्तांतरण भुगतान माना जाता है, ठीक। जो अचानक प्राप्त हो, एक तो यह आय होती है, उसको हम हस्तांतरण भुगतान मानते हैं। अगर हम चौथे की बात करें तो वो हमारा है पुरानी वस्तु की खरीद और बिक्री से प्राप्त होने वाली आय। इसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि इसका मूल्य पहले ही राष्ट्रीय आय में शामिल किया जा चुका है, ठीक है। जो हमारी पुरानी वस्तु वगैरह होती है, जैसे कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो कार वगैरह खरीद लिया, तो पुरानी कार वगैरह खरीद लेगा ना, तो उसको जो हम पैसे वगैरह जो देगा, उसको हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते, क्योंकि जो दूसरा व्यक्ति था जिससे उसने कार खरीदा है, उसने नई कार खरीदी थी, तो उसी समय सरकार ने उसको राष्ट्रीय आय में शामिल कर लिया था। इसलिए जो पुरानी वस्तु होती है उसको हम खरीदते बेचते हैं, तो उनको हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं, ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आएगा। आगे हम देखते हैं राष्ट्रीय आय को ज्ञात करने की उत्पाद विधि को समझाइए। इसमें हम पढ़ेंगे उत्पाद विधि को, ठीक है, उत्पाद विधि द्वारा राष्ट्रीय आय कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं उत्पाद विधि क्या है। एक लेखा वर्ष के दौरान किसी उत्पादक द्वारा अर्थव्यवस्था में उत्पादन के मूल्य में की जाने वाली वृद्धि होती है, ठीक है। कोई उत्पादक वगैरह, उत्पादक कौन होता है, जो वस्तु वगैरह उत्पादन करता है, ठीक है, जैसे फैक्ट्री वगैरह का होता है, वो क्या करता है, जो उनका उत्पादन, जो वस्तु वगैरह होता है, उसमें क्या होती है, उसमें वृद्धि करती है, ठीक है, जो वस्तु वगैरह होता है उसके मूल्य में वृद्धि करती है, तो उसको हम बोलते हैं उत्पाद विधि द्वारा राष्ट्रीय आय, तो उसको हम बोलते हैं उत्पाद विधि, ठीक। अगर हम इससे देखें जो उत्पाद विधि द्वारा राष्ट्रीय आय कैसे निकलता है, देखो इसमें आपको दे रहेगा उत्पादन का मूल्य। जो उत्पादन का मूल्य होता है ना, कितना उत्पादन का मूल्य है, वो आपको लेना है, और माइनस उसमें क्या कर देंगे, मध्यवर्ती लागत, ठीक है, जो मध्यवर्ती लागत है उसको हम माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, उत्पाद विधि द्वारा राष्ट्रीय आय, ठीक है। आगे हम देखते हैं उत्पाद विधि को ज्ञात करने के चरण इस प्रकार है, ठीक है। जो उत्पाद विधि है, इसको निकालने के चरण कौन कौन से, किस तरह हमें निकालना है, यानी प्रकार, तो देखो क्या है। देखो सबसे पहले आपको दे रहेगा उत्पादन का मूल्य, ठीक। तो जैसे कि आपको मैंने ऊपर बताया था, उत्पादन का मूल्य आपको ना दिया हो तो क्या, सॉरी, क्या होता पहले देखो। इससे अभिप्राय एक लेखा वर्ष के दौरान किसी फार्म द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य से है। उत्पादन का मूल्य अर्थात बिक्री से होता है, ठीक है। जो फार्म वगैरह होता है, फार्म मतलब जो फैक्ट्री वगैरह के मालिक वगैरह होता है, वो क्या करते हैं, वस्तु और सेवा का उत्पादन करते हैं और बाजार में उनका बिक्री करते हैं। उनका जो बिक्री होता है, तो उस मूल्य को हम शामिल करते हैं, तो इसको ही बोलते हैं हम उत्पादन का मूल्य, ठीक है। अगर आपको मान लो उत्पादन का मूल्य ना दिया हो तो क्या दिया करेगा, देखो उत्पादन का मूल्य आपको ना दिया हो तो बिक्री दिया रहेगा, ठीक है। जो आपने बिक्री किया है वो आपको लेना है, प्लस का करना है आपको, उसमें लेना है स्टॉक में परिवर्तन। स्टॉक में परिवर्तन क्या होता है, मान लो आपने कोई वस्तु वगैरह बनाया, ठीक है, वो कुछ वस्तु उसमें से, जैसे आपने 10 वस्तु बनाए, मतलब दोस्त मान लो आपको 10 बनाए पार्ले जी बिस्कुट, जो बिस्कुट आती है, उसमें से आपके 5 बिक गई और 5 नहीं बिकी, तो बाकी जो बच जाती है हमारी, जैसे कि हमारी 5 बच गई है, तो उसको हम बोलते हैं स्टॉक में परिवर्तन, यानी कि स्टॉक है, स्टॉक मतलब रुक गया, वो हमारे पास रह गया, तो इसको बोलते हैं हम स्टॉक में परिवर्तन, ठीक है। फिर आगे जाकर वो बिक भी सकता है या फिर रखा रह जाए, ठीक। तो अगर हमें उत्पादन का मूल्य ना दिया होगा तो आपको दिया गया बिक्री प्लस में स्टॉक में परिवर्तन, ठीक है। देखिए क्या है, स्टॉक में परिवर्तन क्या आता है, देखो वस्तु और सेवाएं जो बिना बिके रह जाती है, जैसा कि आपको मैंने ऊपर बताया, जो बिना बिके रह जाती है स्टॉक में परिवर्तन के साथ जोड़ दिया जाता है। इसको क्या करते हैं, हम बिक्री के साथ जोड़ देते हैं, ठीक है। अगर मान लो आपको स्टॉक में परिवर्तन ना दिया हो तो क्या दिया रहेगा, अंतिम स्टॉक माइनस प्रारंभिक स्टॉक, ठीक है।
जो स्टॉक में परिवर्तन ना दिया हो आपको तो क्या देगा, अंतिम स्टॉक। ठीक है, उसमें से हम माइनस कर क्या कर देंगे, प्रारंभिक स्टॉक या आरंभिक स्टॉक। प्रारंभिक और आरंभिक स्टॉक दोनों सेम होते हैं। ठीक, इसका नाम आरंभिक होता है, प्रारंभिक भी होता है। तो इसको हम माइनस कर देंगे किससे, अंतिम स्टॉक से, तो हमारा निकल जाएगा स्टॉक में परिवर्तन। आगे देखते हैं हमारा मध्यवर्ती उपभोग क्या आता है। ठीक है, मध्यवर्ती उपभोग बोल दो या लागत बोल दो, दोनों बात एक ही है। इससे अभिप्राय आगतों के उन मूल्यों से है जो कच्चे माल के रूप में उत्पादन क्रिया के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक, मध्यवर्ती उपभोग का मतलब है जो वस्तु वगैरह जो कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। जैसे कि मान लो हमें चीनी बनाना है, तो चीनी के लिए हमें क्या चाहिए, गन्ना चाहिए। ठीक, और चाय जैसा कि हमें बनाना है तो चाय के लिए चाहिए क्या, हमें दूध। तो क्या हमारे हैं मध्यवर्ती लागत है, क्योंकि इसका भी प्रयोग होगा आगे जाके, तो इसको ही बोलते हैं मध्यवर्ती लागत या उपभोग। आगे देखो, उत्पाद विधि द्वारा राष्ट्रीय आय। ठीक है, जो उत्पाद विधि द्वारा हम राष्ट्रीय आय निकालते हैं तो हमें क्या क्या चाहिए होता है, देखो उत्पादन का मूल्य चाहिए होता है। ठीक, उसमें से हम माइनस क्या करते हैं, मध्यवर्ती लागत। ठीक है, और फिर उसके बाद माइनस करेंगे हम अप्रत्यक्ष कर, जो अप्रत्यक्ष कर होते हैं उसको हम माइनस करते हैं। ठीक, और प्लस क्या कर देंगे उसमें, आर्थिक सहायता, जो आर्थिक सहायता वगैरह होता है सरकार वगैरह देती है उसको हम प्लस कर देते हैं। माइनस कर देंगे घिसावट, घिसावट मतलब मूल्यह्रास या डेप्रिसिएशन। ठीक है, और प्लस कर देंगे हम विदेशों से, तो विदेशों से हमें प्राप्त होगा उसको हम प्लस कर देंगे, और माइनस कर देंगे हम उसमें से विदेशों को, जो हम विदेशों को कुछ राशि वगैरह आय वगैरह दे देंगे उसको हम माइनस कर देंगे। तो इससे हमारा क्या निकल जाएगा, उत्पाद विधि द्वारा राष्ट्रीय आय। ठीक है दोस्तों, आगे देखो क्या है, राष्ट्रीय आय ज्ञात करते समय उत्पाद विधि में कुछ सावधानियों पर ध्यान देना। ठीक है, जो हम राष्ट्रीय आय निकालते हैं उत्पाद विधि द्वारा, तो इसमें भी कुछ हमें सावधानियाँ होती हैं, उसको हमें ध्यान में रखना चाहिए, नहीं तो हमें क्या होगा, माइनस में, हम लॉस में चले जाएंगे। तो देखो क्या क्या है, सबसे पहले क्या है, मध्यवर्ती वस्तु। ठीक है, जो पहला सबसे पहले की हम बात करें तो मध्यवर्ती वस्तु होती है, उसको हम शामिल नहीं करते राष्ट्रीय में। देखो, मध्यवर्ती वस्तु के मूल्य को उत्पाद विधि में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य अंतिम वस्तु के मूल्य में शामिल किया जा चुका है। ठीक है, जैसे कि हमने मध्यवर्ती वस्तु होती है उसको हम क्या करते हैं, राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते। उत्पाद विधि द्वारा हम राष्ट्रीय आय निकालते हैं तो उसमें हम जो मध्यवर्ती वस्तु होता है उसको हम शामिल नहीं किया करते, तो उसका जो क्या नाम है, मूल्य है उसको हम पहले ही शामिल कर लिए हैं। ठीक, और सेकंड की हम बात करें तो क्या है, पुरानी वस्तु की खरीद व बिक्री से प्राप्त होने वाला दलाल को कमीशन भी इसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि दलाल की सेवाओं के बदले पुरस्कार के बदले आय होती है। ठीक है, जैसे हम पुरानी वस्तु वगैरह क्या होती है, हम बेचते हैं। ठीक, तो क्या, जैसे कि हमें कोई पुरानी वस्तु बेचनी है तो कोई दलाल वगैरह भी बीच में आ जाते हैं, तो क्या होता है उनको कुछ पैसे वगैरह मिलते हैं। ठीक है, या पैसे हम उसको दे, या जो व्यक्ति खरीदेगा उसको सामान को वो दे पे। ठीक है, पैसे, तो उसको हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय को शामिल नहीं करते, क्योंकि जो दलाल को कमीशन मिलता है उसको हम सोचते हैं उसको पुरस्कार वगैरह मिला है, तो इसलिए उसको हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं। अगर हम तीसरे की बात करें, पुरानी वस्तु क्रय और विक्रय से प्राप्त आय, इसे भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि इसका जो मूल्य है पहले ही राष्ट्रीय आय में शामिल किया जा चुका है। ठीक है, जैसा कि आपको पता है जो पुरानी वस्तु होती है उनका हम क्रय विक्रय करते हैं, यानी कि बेचते खरीदते हैं, तो उसको भी हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं। अगर हम चौथी की बात करें तो वो है स्व उपभोग के लिए सेवाएं। जो स्व उपभोग, स्व मतलब स्वयं अपने उपभोग के लिए जो हम सेवाएं कर लेते हैं उसको हम राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं। तो इसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसका बाजार मूल्य ज्ञात करना अत्यंत जटिल होता है, जैसे गृहिणियों की सेवाओं का मूल्य। ठीक है, जो ये होता है इसे हम बाजार, इसका जो बाजार मूल्य ज्ञात करना हो तो बहुत कठिन होता है, इसका हम मूल्य नहीं निकाल पाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इसको शामिल नहीं करते। जैसे कि हम बात करें तुम्हारी मम्मी वगैरह होती है, हमारी मम्मी वगैरह होती है जो घर में काम वगैरह करती हैं, तो उसके बदले हम उनको काम वगैरह करते हैं, उसका हम पैसे वगैरह नहीं देते हैं, तो उसको बोलते हैं गृहिणियों की सेवाएं। गृहिणियों मतलब जो घर में काम करते हैं उनको बोलते हैं गृहिणियों की सेवाएं, घर में अपने परिवार के लिए काम करती हैं। ठीक है, तो उसको हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं, इसको ही बोलते हैं हम स्वउपभोग के लिए सेवाएं। आगे आपका क्वेश्चन क्या बनता है, देखो जो क्या, दोहरी गणना की समस्या किसे कहते हैं तथा इससे कैसे बचा जा सकता है। ठीक है, जो दोहरी गणना की समस्या, दोहरी गणना के मतलब क्या होता है, जिसको हम बार बार गिन लेते हैं उसको ही बोलते हैं हम दोहरी गणना। ठीक है, तो इसकी जो समस्या होती है इससे हम कैसे बच सकते हैं। ठीक है, इसके कैसे हम बच सकते हैं, कैसे निपट सकते हैं, देखो क्या है, राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय, ठीक, जब हम राष्ट्रीय आय का आकलन करते हैं
तो उसको हम ज्ञात करते हैं करते समय उत्पाद विधि द्वारा। किसको हम उत्पाद विधि द्वारा ज्ञात करते हैं? दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न हो सकती है। ठीक, जो दोहरी गणना की समस्या, बार बार गिनने की समस्या हो सकती है। ठीक है, ये समस्या तब होती है, समस्या कब उत्पन्न होती है? देखो, जब किसी वस्तु के मूल्य को एक से अधिक बार शामिल किया जाता है। ठीक है, जब कोई वस्तु है उसके मूल्य को हम एक से अधिक बार, मतलब बार बार उसको शामिल कर लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा तब होता है जब हम अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु में अंतर करने में असफल होते हैं। ठीक, जब हमें पता नहीं होता कि हमें मध्यवर्ती वस्तु कौन सा है या अंतिम वस्तु कौन सा है, तो हम इसमें क्या होते हैं? असफल हो जाते हैं। तो इसलिए हम उसको बार बार शामिल कर लेते हैं। परंतु राष्ट्रीय आय का आकलन उत्पाद विधि से ज्ञात करते समय सदैव अंतिम वस्तु को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। ठीक है, जब राष्ट्रीय आय ज्ञात करते हैं उत्पाद विधि द्वारा, तो उसमें हमेशा क्या हम या क्या नाम है जोड़ते हैं, ऐड लेते हैं, ऐड करते हैं, वो होता है हमारा अंतिम वस्तु। अंतिम वस्तु जो होती है उसको हम लेते हैं। ठीक है, किसी भी वस्तु का अंतिम होना उसके प्रयोग पर निर्भर करता है। जैसा कि ये बोल रहा है कि किसी भी वस्तु का जो अंतिम होगा उसका हम प्रयोग पर निर्भर करता है। जैसे कि मान लो कोई उपभोक्ता है, वो दूध लेकर आया, तो उसने अगर दूध पी लिया, उसको लाया, फाड़ कर तुरंत पी लिया, तो उसको हम बोलेंगे अंतिम वस्तु। लेकिन उसका क्या कर रहा है? वो ला के दूध को चाय बना के बेच रहा है, यानी कि कुछ पैसे कमा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं मध्यवर्ती वस्तु। ठीक है, जब तक हम उसका प्रयोग नहीं कर लेंगे जब तक वो अंतिम वस्तु नहीं होगा। तो अगर हम उदाहरण की बात कर लें तो देखो क्या है, जैसे कोई किसान है। ठीक है, किसान मतलब जो खेती वगैरह करते हैं, जो किसान है क्या है, ये 6,000 में क्या बेच रहा? आटा बेच रहा है। किसको बेच रहा है? ये आटा मिल को। ठीक है, जो किसान है ये 6,000 में क्या बेच रहा है? आटा। आटा किसको बेच रहा है? आटा मिल को। ठीक है, जो मिल वगैरह होते हैं उसको आटा बेच रहा है। जो आटा मिल है वो 7,000 में फिर क्या बेच रहा है? बिस्कुट फार्म को, जो बिस्कुट वगैरह जो कंपनी बनाती है उसको क्या बेच रहे हैं? 7,000 में बेच रहा है। ठीक है, और जो बिस्कुट फार्म है वो 8,000 में बिस्कुट बना के किसको बेच रहा है? दुकानदार को। ठीक, और दुकानदार क्या है? 9,000 में जो बिस्कुट है उसको किसको बोल रहा है? उपभोक्ता को। उपभोक्ता मतलब जो हम सब है, जो हम प्रयोग करते हैं वस्तु वगैरह का, उसको बोलते हैं उपभोक्ता। उपभोक्ता को बेच रहा है 9,000 का। तो जो उपभोक्ता है वो क्या करेगा? आगे किसी को तो बेचेंगे नहीं, तो क्या करेगा? स्वयं उपयोग घर करेगा, तो उसको हम बोलते हैं अंतिम वस्तु। ठीक है, तो देखो कैसे चल रहा है। देखो, किसान ने 6,000 को 6,000 रुपये का बेचा आटा मिल को, फिर आटा मिल ने 7,000 में बेचा बिस्कुट फार्म को। ठीक है, और बिस्कुट फार्म ने बिस्कुट बना के किसको बेचा? दुकानदार को 9,000 और 8,000 में, और दुकानदार ने 9,000 में किसको बेचा? उपभोक्ता को। तो हमारे जाकर क्या हुआ? अंतिम वस्तु। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं क्या है। दोहरी गणना से बचने के 2 उपाय। अगर हमें दोहरी गणना से बचना है तो इसके 2 उपाय हैं। ठीक है, कौन कौन से उपाय हैं देखते हैं। देखो, पहला है अंतिम उत्पाद विधि। ठीक, अंतिम उत्पाद विधि क्या है? देखो, इस विधि के अनुसार जीडीपी का अनुमान लगाने के लिए केवल अंतिम वस्तु को जोड़ा जाता है। अंतिम वस्तु वो वस्तु होती है जो उत्पादन सीमा रेखा को पार कर चुकी होती हैं और जो अंतिम प्रयोग के लिए तैयार होती है। ठीक है, जैसा कि आपको पहले पता होगा, जो अंतिम वस्तु होती है क्या होती है? जो अपने उत्पादन मतलब बन के तैयार होती हैं और उपयोग के लिए भी तैयार होती हैं, मतलब उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं हम अंतिम वस्तु। जब हम राष्ट्रीय आय निकालते हैं तो उसमें हम सीधा सिर्फ अंतिम वस्तु को ही शामिल करते हैं। ठीक है, तो पहला यह है। अगर हम सेकंड की बात करें तो वह उत्पाद विधि। ये क्या है? देखो, देश के प्रत्येक उत्पादक इकाई के उत्पादक के मूल्य। ठीक है, देश के प्रत्येक उत्पादक है, उत्पादक मतलब जो किसी वस्तु का उत्पादक कर रहा है। ठीक है, उसकी तो प्रत्येक इकाई है, मतलब जितनी वस्तु उसका मूल्य है। ठीक, और मध्यवर्ती लागत का अंतर। ठीक, उसका जो मूल्य है और मध्यवर्ती जो लागत का जो अंतर है, तो मध्यवर्ती लागत है उसमें जो उसने खरीदा है। ठीक है, खरीदा उसके बाद बनाया है, जो बना के बेचेगा उन दोनों का हम माइनस कर देंगे। ठीक है, फिर जो हमारा नया जो क्या नाम है वैल्यू आएगा, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे, तो हमारा निकल जाएगा। दोहरी गणना से तब हम बच सकते हैं। अगर हम आगे क्वेश्चन बात करें तो देखो क्या है, कारक आय क्या होता है? जो कारक आय है वो क्या होता है? देखो, कारक आय से अभिप्राय है व्यक्ति की उस आय से होती है। जो कारक आय है उससे क्या है कि कोई व्यक्ति है उसकी उस आय से होती है जो उससे कारक सेवाओं के बदले प्राप्त होती है, जैसे भूमि पर लगान। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति वगैरह है, किसी को उसने भूमि वगैरह उधार दिया, किसान वगैरह को मतलब उसने क्या कहता है भूमि क्या है उधार दे दिया किसान को खेती करने के लिए, तो उससे कुछ कुछ पैसे वगैरह लेगा। ठीक है, तभी तो देगा वो, तो उसको ही हम बोलते हैं कारक आय। ठीक है, तो उसकी जो वस्तु वगैरह उसके बदले उसको कुछ आय मिल रही है, तो उसको बोलते हैं हम कारक आय। आगे देखो क्या है,
राष्ट्रीय आय को ज्ञात करने की व्यय विधि को समझाइए। जो हम राष्ट्रीय आय पढ़ रहे हैं, आगे हम तीसरा जो हमारी विधि थी, क्या है, व्यय विधि थी, ठीक है, यानी एक्सपेंडिचर मेथड देखो क्या है। एक लेखा वर्ष के दौरान अर्थव्यवस्था में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए किए गए व्यय के रूप में राष्ट्रीय आय को मापा जाता है, ठीक है। एक लेखा वर्ष के अंदर, मतलब एक साल के अंदर जो वो क्या नाम है, उत्पादित वस्तुएं होती है, अंतिम वस्तुएं जो होती हैं, उस पर हम जो खरीदते हैं, ठीक है, खरीदने के लिए जो हम उस पर व्यय करते हैं, जो हम पैसे वगैरह खर्च करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं, यानी राष्ट्रीय आय में उसको हम मापते हैं। क्योंकि अंतिम व्यय में उपभोग तथा निवेश दोनों शामिल होता है। जो अंतिम व्यय हम करते हैं, अंतिम व्यय हम जो खर्च करते हैं पैसे, उसमें उपभोग उपभोग मतलब जो हम प्रयोग करेंगे वो, और निवेश भी हमारा शामिल होता है, ठीक है। जो निवेश है, निवेश क्या होता है, जैसे हम किसी वस्तु को खरीदते हैं, उसको हम उसके अंदर कुछ निवेश कर दिया, ठीक है, उसके बाद उसको हमें पैसे कमा के देती है। जैसे कि मान लो कोई उत्पादक है, उसने कोई ज़मीन खरीद लिया, तो ज़मीन किस लिए खरीदेगा, क्या नाम, फैक्ट्री वगैरह खरीदने के लिए लगाएगा, तो इसलिए उसने ज़मीन खरीदा, तो उससे कुछ उसको पैसे वगैरह मिलेगा, तो उसको बोलते हैं हम निवेश, ठीक। तो अंतिम व्यय में उपभोग तथा निवेश शामिल होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय आय। आगे क्या है, व्यय विधि को ज्ञात करने के चरण इस प्रकार है, ठीक है। अगर हमें व्यय विधि निकालना है तो इसके चरण जो है इस प्रकार है, देखते हैं क्या क्या है, क्या क्या लेना है। सबसे पहले हम इसमें लेते हैं निजी अंतिम उपभोग व्यय, ठीक है। जो निजी अंतिम उपभोग व्यय क्या होती है, देखो, इससे अभिप्राय व्यक्तियों, जो व्यक्ति होते हैं, परिवार, ठीक है, निजी संस्थाएं मतलब जैसे फैक्ट्री वगैरह भी हो गई, और अपनी कंपनी होती है, उनकी खुद की होती है, द्वारा वस्तुओं सेवाओं पर किए गए व्यय हैं, ठीक है। वो जो अपने वस्तुएं वगैरह जो होती है, वो सेवाएं होते हैं, उस पर क्या करते हैं, व्यय करते हैं। जैसे मक्खन तथा दूध, जैसे कि हम सब क्या है, मक्खन वगैरह खरीदते हैं, दूध वगैरह भी खरीदते हैं, दही वगैरह खरीदते हैं, बहुत सारे। प्रिंट से निकाला गया प्रिंट आउट, अगर प्रिंट वगैरह कराते हैं हम, तो प्रिंट वगैरह करवाते हैं पेज वगैरह का, तो उससे प्रिंट आउट निकलता है, तो इसको बोलते हैं निजी अंतिम उपभोग व्यय, ठीक है। अगर हम सेकंड की बात करें, वो है हमारी सरकारी अंतिम उपभोग व्यय। तो क्या देखो, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय से अभिप्राय सरकार द्वारा अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर किए जाने वाले व्यय से है। जैसे सरकार द्वारा किसानों को मुफ्त ट्रैक्टर देना है, ठीक है। सरकार क्या करती है, कुछ कल्याणकारी योजनाएं वगैरह चलती है, अस्पताल वगैरह बना देती है, तो उसका क्या होता है, वो अंतिम व्यय होती है, ठीक है। तो इसको ही हम बोलते हैं सरकार द्वारा सेवाओं और वस्तुओं पर किया गया व्यय, ठीक है। जैसे कि सरकार ने इसमें क्या कर दिया, किसानों को मुफ्त ट्रैक्टर दे दिया, तो यानी कि अंतिम वस्तु उससे वापस तो लेगी नहीं वो, तो उसको बोलते हैं सरकारी अंतिम उपभोग व्यय। अगर हम तीसरे की बात करें दोस्तों, तो देखो क्या है, सकल देशीय पूंजी निर्माण। ये क्या होता है, देखो, निवल देशीय पूंजी निर्माण और घिसावट, यानी कि मूल्यह्रास का कुल जोड़ सकल देशीय पूंजी निर्माण होता है, ठीक है। जो निवल देशीय पूंजी निर्माण होता है, उसमें हम क्या प्लस कर देंगे, मूल्यह्रास को प्लस कर देंगे, तो हमारा क्या मिलता है, सकल देशीय पूंजी निर्माण मिलता है। अगर हम चौथी की बात करें, तो क्या है, शुद्ध निर्यात। शुद्ध निर्यात क्या होता है, निर्यात और आयात के बीच का अंतर शुद्ध निर्यात कहलाता है, ठीक है। जो निर्यात होता है, निर्यात मतलब क्या होता है, हम कोई वस्तु जब बेच देते हैं किसी को, तो उसको हम बोलते हैं निर्यात। और जब कोई वस्तु हम किसी से खरीद लेते हैं, तो उसको बोलते हैं आयात, ठीक है। निर्यात मतलब बेच देना, और आयात मतलब खरीद लेना, तो उनका अंतर जो होता है, मतलब इनको हम माइनस कर देते हैं। मान लो निर्यात हमने किया 20 रुपये का, ठीक है, और आयात कर लिया हमने 10 रुपये का, तो इनको हम जब माइनस कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगा, 10 रुपये मिलेगा। फिर जब 20 में से 10 गया तो 10 मिलेगा, तो इसको हम बोलते हैं शुद्ध निर्यात, ठीक है। जब हम इसको माइनस कर देते हैं तो हमें मिल जाता है शुद्ध निर्यात। आगे देखो क्या है, व्यय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय। जब हम व्यय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय निकालते हैं, तो क्या क्या चाहिए होता है, देखो, सबसे पहले हमें चाहिए होता है निजी अंतिम उपभोग व्यय, उसके बाद उसमें हम प्लस करते हैं सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, फिर आगे हमें लेना होता है सकल घरेलू पूंजी निर्माण, ठीक है। अगर आगे की बात करें, तो हमें उसका चाहिए शुद्ध निर्यात, जैसे कि ऊपर अभी बताया मैंने, उसमें से हम माइनस कर देंगे शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, अप्रत्यक्ष कर जो होते हैं, कर वगैरह जो मिलते हैं हमें, उसमें से हम माइनस कर देते हैं आर्थिक सहायता को, तो हमें मिल जाता है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, ठीक है। उसके बाद हम माइनस क्या कर देंगे, इसमें मूल्यह्रास, और प्लस कर देंगे विदेशों से, और इसमें माइनस कर देंगे हम विदेशों को, तो हमें क्या निकल जाएगा इससे, व्यय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय, ठीक है। आगे देखो, व्यय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय को ज्ञात करते समय कुछ सावधानियों ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। जब व्यय विधि द्वारा हम राष्ट्रीय आय निकालते हैं, तो इसमें कुछ सावधानियां वगैरह होता है, उसमें हम ध्यान रखना। देखो क्या है, सबसे पहले पुरानी वस्तु की खरीद और बिक्री पर किया गया व्यय। जो पुरानी वस्तु होती हैं उनको हम खरीदते हैं, ठीक है, या बेचते हैं, तो उनमें जो व्यय करते हैं, मतलब पैसे वगैरह जो हम शामिल करते हैं, देखो, राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा।
क्योंकि इसका मूल्य पहले ही राष्ट्रीय आय में शामिल किया गया है। ठीक है, जो पुरानी वस्तु वगैरह खरीदते हैं इनका राष्ट्रीय आय में पहले ही शामिल कर लिए हैं, इसलिए इनको दोबारा शामिल नहीं करते हैं। अगर हम सेकंड की बात करें, मध्यवर्ती व्यय, ठीक, इसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा क्योंकि मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य पहले ही अंतिम वस्तु के मूल्य में शामिल किया जा चुका है। ठीक है, जो मध्यवर्ती व्यय वगैरह होता है, उपभोग वगैरह होता है, इसको हम शामिल नहीं करते हैं क्योंकि अंतिम वस्तु होती है उसके मूल्य में पहले इसको हम शामिल कर चुके हैं। अगर हम तीसरे की बात करें तो पुरानी वस्तु की खरीद व बिक्री पर दलाल को कमीशन, जैसा कि आपको मैंने पीछे भी बताया था, जो दलाल वगैरह होती हैं इनको जो कमीशन वगैरह मिलती है तो उनका क्या होता है, उपहार वगैरह होता है। ठीक है, उनको पुरस्कार वगैरह मिलता है उसके बदले, तो इसके लिए उसको हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं। अगर हम चौथी की बात करें तो वह शेयर्स तथा ऋण पत्र पर किया गया है। जो शेयर्स वगैरह होते हैं, किसी कंपनी के हम शेयर वगैरह खरीद लेते हैं ना, यह ऋण पत्र वगैरह होता है, इसे हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते। देखो, इसे भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा क्योंकि इसके कागजी दावे होते हैं, क्योंकि ये कागज पे लिखे हुए कुछ पेश वगैरह होता है, दावे वगैरह होते हैं, इसलिए हम इसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखो क्या है, जो उपभोग वस्तु, ठीक है, उपभोग या उपभोक्ता वस्तु दोनों सेम ही है, दोनों का नाम एक ही है। ठीक है, उपभोग वस्तु बोल दे या उपभोक्ता वस्तु बोल दे तो आपको एक ही क्वेश्चन आंसर लिखना है जो लिखा आपके सामने। देखो, अगर क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे उपभोग वस्तु या उपभोक्ता वस्तु क्या है, तो देखो क्या है, उपभोग वस्तु वे वस्तु होती हैं जो मानवीय आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से यानी कि डायरेक्ट रूप से संतुष्ट करती हैं। ठीक है, और इनका प्रयोग वस्तु के उत्पादन के लिए नहीं किया जाता है। ठीक, जैसे मान लो क्या है, आप हम हैं, ठीक, हम किसी दुकानदार के पास गए, हमने बिस्कुट खरीद लिया, तो हमने क्या करा, डायरेक्ट मतलब उसी से सीधा ले लिया। ठीक, तो इसको हम बोलते हैं उपभोग वस्तु या उपभोक्ता वस्तु बोलते हैं। ठीक है, यानी प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट हमने दुकानदार से ले लिया, ये नहीं बोला कि हमने कि अपने भाई को भेज दिया मैंने कि तुम जाके लेकर आ, ऐसा हमने नहीं किया, हमने खुद ही जाके लिया है। ठीक है, जैसे हम कोई वस्तु लिया है, मान लो पार्ले जी लिया है या बिस्कुट लिया है, तो उसके हम कोई दूसरी वस्तु तो बनाएंगे नहीं, तो उसका हम तुरंत स्वयं मतलब खा लेंगे या कुछ किसी को दे देंगे, ऐसे करेंगे। तो ये होती हैं उपभोग या उपभोक्ता वस्तु। जैसे उदाहरण की हम बात करें, परिवारों द्वारा उपयोग किया गया दूध तथा आइसक्रीम, मतलब कोई परिवार वगैरह है, ठीक है, उसने क्या करा, दूध वगैरह खरीदा, तो दूध क्या करा, स्वयं उपयोग के लिए खरीदेगा, चाय बना लेगा, दूध पी जाएगा, या आइसक्रीम वगैरह लाएगा तो पी जाएगा, खा लेगा। ठीक है, तो ये होती है हमारी उपभोग या उपभोक्ता वस्तुएं। आगे देखो क्या है, उपभोग वस्तुओं का वर्गीकरण। जो उपभोग वस्तुएं हैं इनके जो प्रकार हैं, 4 प्रकार हैं। कौन कौन से देखो, सबसे पहले आता है टिकाऊ उपभोग वस्तु। टिकाऊ उपभोग वस्तु क्या है, देखो, टिकाऊ उपभोग वस्तुएं हैं जिनका उपयोग कई वर्षों तक किया जाता है तथा जिनका सापेक्ष मूल्य भी अधिक होता है, जैसे टीवी, रेडियो, कार, स्कूटर आदि। ठीक है, जैसे कि हम बात करें टिकाऊ वस्तुएं क्या होते हैं, जो एक साल से ज़्यादा दिन चलते हैं। ठीक है, 1 साल से ज़्यादा है, 1.5 साल चल गया, 2 साल चल गया, इससे भी ज़्यादा चल जाता है, टीवी वगैरह होती है, लेकिन इनका मूल्य जो होता है थोड़ा अधिक होता है, इनका जो मूल्य होता है अधिक होता है। ठीक है, जैसे कि हम उदाहरण की बात करें तो रेडियो हो गया, टीवी हो गया, कार वगैरह, स्कूटर आदि हो गया। ठीक है, और सेकंड की बात करें तो गैर टिकाऊ उपभोग वस्तुएं क्या होती है, देखो, अर्ध टिकाऊ उपभोग वस्तु होती है जिनका उपयोग 1 वर्ष या कुछ अधिक समय के लिए किया जाता है। ये वस्तुएं बहुत ऊंचे मूल्य की नहीं होती, जैसे कपड़े, फर्नीचर, बिजली का सामान आदि। ठीक है, अर्ध टिकाऊ वस्तुएं क्या होती हैं, जिनका उपयोग हम क्या करते हैं 1 वर्ष या इससे 1 वर्ष या 1-2 महीने कर लिया। ठीक है, 1 वर्ष कर लिया मतलब 1 साल कर लिया, उसके बाद 1-2 महीने कर लिया, तो इसको ही बोलते हैं अर्ध टिकाऊ वस्तु। इसका जो मूल्य वगैरह होता है कम होता है, ये सस्ती होती है थोड़ी। ठीक है, जैसे कि हम बात कपड़े वगैरह, कपड़े क्या होता है हमारा 1 साल चल जाता है, 1 साल से कुछ दिन चल जाता है, या फर्नीचर वगैरह हमारा होता है, बिजली का सामान वगैरह होता है। ठीक है, ये जो वस्तु होती है होती है हमारी अर्ध टिकाऊ उपभोग वस्तुएं। आगे हम तीसरे की बात करें, वो हमारा गैर अथवा एकल उपभोग वस्तुएं। ठीक है, इसके 2 नाम है, पहला है गैर, दूसरे की हम बात करें तो एकल उपभोग वस्तुएं। ठीक, तो गैर टिकाऊ अथवा एकल उपभोग वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनका केवल एक ही बार उपयोग किया जा सकता है। ऐसी वस्तुओं का सापेक्ष मूल्य भी कम होता है, जैसे स्याही, दूध तथा पेट्रोल आदि। ठीक, जो गैर या एकल वस्तुएं होती है क्या होती है, इनका हम उपयोग एक ही बार कर सकते हैं। ठीक है, और इनका जो मूल्य होता है थोड़ा कम होता है। जैसे कि मान लो कोई डॉक्टर है, क्या करता है, इंजेक्शन वगैरह लगाता है, तो इंजेक्शन का वो एक ही बार प्रयोग करता है, बार बार उसका उपयोग नहीं करता है। जैसे हम स्याही वगैरह की, इंक वगैरह की बात कर ले, या दूध वगैरह है, तो दूध लाएंगे उसका एक बार उपयोग कर लेंगे, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। या पेट्रोल वगैरह की बात करें तो ये हमारे हैं गैर टिकाऊ वस्तुएं। चौथा हमारा होता है सेवाएँ। सेवाएँ क्या है,
सेवाएं वे गैर भौतिक वस्तु हैं। गैर भौतिक मतलब होता है, मतलब ये जो सेवाएं किसी वस्तु की नहीं बनी होती है, जैसे लोहे के वगैरह की नहीं बनी है या प्लास्टिक की नहीं बनी होती है, ठीक है। जो मानवीय आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती हैं, और जो ये होते हैं जो मानव होते हैं उसको प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती हैं, ठीक। जैसे डॉक्टर या वकील, घरेलू नौकर हो गए। जो घर डॉक्टर वगैरह होती है ये किसी वस्तु को क्या करती हैं, सेवा वगैरह देती हैं, ठीक है। तो इनकी जो सेवाएं होती है किसी वस्तु की तो बनी नहीं होती हैं। वकील वगैरह की बात कर ले तो इनकी जो सेवाएं होती हैं, ठीक है, किसी को सलाह वगैरह देते हैं, तो इसको ही बोलते हैं हम सेवाएं। आगे हम बात करते हैं पूंजीगत वस्तुएं क्या होती हैं, ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं कैपिटल गुड्स। देखो क्या है, पूंजीगत वस्तुएं वह वस्तुएं हैं जिनका उत्पादन की प्रक्रिया में कई वर्षों तक प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जो पूंजीगत वस्तु होती है इनका जो उत्पादन करते किसी वस्तु को बनाते हैं इसमें कई वर्षों तक इसका प्रयोग किया जा सकता है, ठीक। जिनका मूल्य उच्च होता है, जो इनका मूल्य वगैरह भी होता है वो उच्च होता है, मतलब क्या नाम है, अधिक होती है, ठीक है। ये उत्पादकों के स्तर पर संपत्ति होती है। किसी उत्पादक वगैरह जो फार्म वगैरह का मालिक वगैरह होता है उनकी अपनी खुद की होती है। जैसे उस कोई उत्पादक उसकी कोई मशीन वगैरह, जैसे बिस्कुट बना रही तो बिस्कुट वाली मशीन होगी तो उसका खुद का होता है, ठीक। और इसका जो मूल्य होगा मशीन वगैरह का वो अधिक होगा। इन वस्तु का प्रयोग करने से उसका मूल्य ह्रास होता है, ठीक है। अगर ये जो वस्तु वगैरह उसका बार बार उपयोग करेगा तो उसमें कुछ खराबी वगैरह भी आएगा तो उसको बोलते हैं मूल्य ह्रास। जैसे प्लांट तथा मशीनरी, मशीनरी वगैरह हो गया, प्लांट वगैरह हो गया। प्लांट वगैरह क्या हो गया, भूमि वगैरह हो गया। जो भूमि है उसका मूल्य कभी घटता है कभी बढ़ता है, तो इसको बोलते हैं हम पूंजीगत वस्तुएं। आगे हम देखते हैं सभी मशीनें पूंजीगत वस्तुएं नहीं होती, ठीक है। जो मशीनें होती है सारी वो पूंजीगत वस्तुएं नहीं होती हैं। जैसे कि हम बातें देखो, उदाहरण के लिए हम करें तो दर्जी की दुकान में रखी एक सिलाई मशीन दर्जी की स्थिर संपत्ति है, ठीक है। जो दर्जी होता है, टेलर होता है, उसकी सिलाई मशीन है दुकान में, तो उससे क्या कुछ पैसे कमा रहा है, ठीक है। और उसकी जो मशीन है उसकी खुद की है, ठीक है। अगर यह एक पूंजीगत वस्तु है और जो ये है ये एक पूंजीगत वस्तु है। लेकिन अगर वही मशीन की हम बात करें, कोई उपभोक्ता परिवार है, ठीक है, जो खुद का उपयोग करने के लिए लेकर आए, तो घर में लेकर आएगा वो, उससे क्या करेगा, अपना कपड़ा वगैरह सिलेगा, ठीक है। उससे वो कुछ पैसे वगैरह नहीं कमाएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पूंजीगत वस्तु नहीं होगा, क्योंकि कुछ से कुछ पैसे नहीं कमा रहा है। लेकिन दर्जी क्या उससे कुछ पैसे कमा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं पूंजीगत वस्तु है। और जो पैसे नहीं कमा रहे परिवार वगैरह उनको बोलते हैं हम पूंजीगत वस्तु नहीं है, ठीक है। आगे हम देखते हैं निवेश। निवेश क्या है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट है, ऊपर हमने पढ़ा था। निवेश पूंजी निर्माण की एक प्रक्रिया है। जो निवेश हम करें उससे क्या पूंजी निर्माण करते हैं, मतलब पूंजी से हम पैसे कमाते हैं। जैसे कि हमने कोई भूमि खरीद लिया, मतलब कोई ज़मीन वगैरह खरीद लिया, ठीक है। जैसे हमने 10 लाख में खरीदा, अगले साल मान लो 2 लाख का हो, तो 12 लाख का हो जाए या 20 लाख का हो जाए, तो उससे हमें क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा पैसा मिल जाएगा। और जब हमें ज़्यादा पैसा मिलेगा तभी हम उसको बेचते हैं। अतः पूंजी के स्टॉक में वृद्धि एक ही प्रक्रिया, ठीक है। जैसे प्लांट वगैरह होती है उसमें क्या होता है, वृद्धि वगैरह हो जाती है ज़मीन वगैरह में, जिससे उनकी कीमत बढ़ जाती है, तो इसको बोलते हैं निवेश या इन्वेस्टमेंट। अगला है माल सूची निवेश। क्या होता है देखो, जिसको हम बोलते हैं इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, इंग्लिश में बात करें तो देखो क्या है, किसी एक समय पर उत्पादकों के पास जो स्टॉक होता है जो बिके रह जाती हैं, समय के साथ साथ इस स्टॉक में परिवर्तन होता रहता है, इसे ही माल सूची निवेश कहते हैं, ठीक है। मान लो कोई उत्पादक वगैरह जिसने बिस्कुट बनाया, ठीक है, मान लो उसने कितना 20 बिस्कुट बनाए, 20 बिस्कुट के पैकेट बनाए, उसमें से उसके 10 बिक गए, बाकी 10 रह गए, ठीक है। फिर अगले दिन या अगले साल वो दोबारा बनाएगा, तो मान लो फिर 20 बना ले, फिर 10 रह गए, तो जो पहले के 10 रह गए उसके बाद फिर आगे जो 10 बच गए, तो उसको बोलते हैं हम स्टॉक में परिवर्तन, या सॉरी उसको हम बोलते हैं माल सूची निवेश। मतलब उसको जो बिना बिके रह जाती हैं उसको बोलते हैं हम माल सूची निवेश यानी इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। आगे देखते हैं मूल्य ह्रास क्या होता है, यानी कि डेप्रिसिएशन। किसी वस्तु के सामान्य टूट फूट अथवा आकस्मिक हानि के कारण उस वस्तु के मूल्य में गिरावट आ जाती है, तो इसे ही मूल्य ह्रास कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लो क्या कोई वस्तु है, मान लो हमारे पास पेन है, ठीक, हमने आज ही पेन खरीद के लेकर आए, मान लो 20 रुपये का पेन खरीद के लेकर आए, वो हमसे गिर गया तो थोड़ा बहुत टूट गया, उसमें टूट गया। और मान लो कोई मेरा दोस्त है वो कह रहा मेरे को बेच दे, तो क्या करेगा, वो 20 का लाए तो हम 20 का उसको वो कहेगा भाई मैं 20 का नहीं लूँगा, क्यों, क्योंकि भाई तेरा जो पेन है वो टूट रखा है, तो क्या 20 का नहीं मूल्य बिकेगा, क्योंकि उसका जो मूल्य है उसमें गिरावट आई, क्योंकि थोड़ा टूट गया तो उसका मूल्य क्या गिर गया। या आकस्मिक हानि। आकस्मिक हानि क्या होती है, जैसे मान लो हमारा कहीं ज़मीन वगैरह है, ठीक है, वहाँ पर बाढ़ वगैरह आ रही है, भूकंप वगैरह आ गया, तो उसका जो मूल्य होगा, ठीक है, जैसे मान लो 20 लाख का है तो कितने का बिक जाएगा, 15 लाख का या 10 लाख का बिक जाए,
इसको बोलते हैं मूल्य ह्रास यानी कि डेप्रिसिएशन। अगला हमारा है अप्रत्याशित, ये प्रत्याशित या अप्रत्याशित अप्रचलन। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं प्रत्याशित अप्रचलन देखते हैं क्या होता है। देखो, इससे अभिप्राय प्रौद्योगिकी यानी कि तकनीक में परिवर्तन अथवा मांग में परिवर्तन के कारण स्थिर संपत्तियों के मूल्य में होने वाली गिरावट से है। ठीक है, जैसे ब्लैक टीवी की जगह रंगीन टीवी। इसमें क्या होता है, जो परिवर्तन वगैरह जो होती है, जैसे कि हमारा आधुनिक प्रौद्योगिकी वगैरह आता है, बढ़ जाती है। जैसे कि पहले हम क्या करते हैं, ब्लैक टीवी की यूज़ करते थे, लेकिन अब क्या आ गया, रंगीन टीवी आ गया। तो इसको हम बोलते हैं अप्रत्याशित अप्रचलन। ठीक है, मतलब परिवर्तन हो जाता है, तकनीक वगैरह होता है, उसमें परिवर्तन होता है, नई चीज़ें आ जाती हैं, बदलाव हो जाता है, जिसको बोलते हैं हम अप्रत्याशित और प्रत्याशित अप्रचलन। अगर सेकंड की हम बात करें तो है अप्रत्याशित अप्रचलन। इससे अभिप्राय प्राकृतिक आपदाओं, ठीक है, जो प्राकृतिक आपदाएं जाती हैं, जैसे क्या क्या आता है, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया तथा आग वगैरह लग जाती है, अथवा आर्थिक मंदी। आर्थिक मंदी मतलब क्या होती है, जैसे देश में आर्थिक मंदी होगी। ठीक है, हमें जो वस्तु है हम ज़्यादा निर्यात नहीं कर रहे, खरीद ज़्यादा रहे हैं, मतलब ज़्यादा बेच हम ज़्यादा नहीं रहे, दूसरे देशों को वहाँ से ज़्यादा खरीद रहे, तो इससे क्या होगा, हमारे पास पैसों की कमी हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं आर्थिक मंदी के कारण स्थिर परिसंपत्तियों के मूल्य में होने वाली गिरावट से, जैसे प्लांट आदि। ठीक है, प्लांट वगैरह की हम बात करें तो हम भूकंप वगैरह आता है, बाढ़ वगैरह आता है, तो उसका जो क्या नाम है, प्लांट जमीन वगैरह, उसका जो मूल्य होगा वो घट जाएगा, तो इसको भी बोलते हैं अप्रत्याशित अप्रचलन। अगला हम बात करें सामान्य निवासी, मतलब सामान्य निवासी कौन होते हैं एक देश के, देखो क्या है, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल रेजिडेंट। एक सामान्य निवासी वह होता है जो संबंधित देश में निवास करता है। ठीक है, जो सामान्य निवासी कौन होता है, जो उसी देश में निवास करता है, उसी देश में रहता है, जिसकी आर्थिक रुचि उसी देश में केंद्रित होती है, जो काम वगैरह भी करता है वह उसी देश में करता है। ठीक है, एक देश में 1 वर्ष की अवधि के लिए निवास करने वाले व्यक्ति को उस देश का साधारण या सामान्य निवासी कहते हैं। ठीक, जो कोई व्यक्ति होता है उसी देश में रहता है जिस देश में काम करता है। ठीक है, और 1 साल से ज़्यादा रह रहा है, 1 साल से ज़्यादा हो गया उसको रहते हुए, तो उसको हम बोलते हैं उस देश का सामान्य निवासी। ठीक है, अगला है गैर निवासी यानी कि नॉन रेजिडेंट कौन होते हैं। देखो, गैर निवासी वह व्यक्ति होते हैं जो उस देश के सामान्य निवासी नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे गैर निवासी कौन होते हैं, जिस देश में काम करते हैं उस देश के वो सामान्य निवासी नहीं होते, मतलब उस देश के निवासी नहीं होते हैं, जिस देश में वह काम कर रहे होते हैं। ठीक, जैसे कनाडा और जापान के दूतावासों में काम कर रहे हैं भारतीय। जैसे कि मान लो यहाँ इंडिया कोई व्यक्ति कहाँ अमेरिका में काम करना चला गया या कनाडा में काम करने चला गया। ठीक है, तो वहाँ पे वो क्या करने गया, काम करने गया, काम करके वो फिर वापस आ जाएगा, मतलब 1 साल के लिए या कुछ साल के लिए काम करके वो हमेशा के लिए रहने के लिए नहीं गया, तो उसको हम बोलते हैं गैर निवासी। ठीक, यानी कि नॉन रेजिडेंट। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। थोड़ी वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है, लेकिन ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया। ठीक है, लेकिन जो हमारा आगे वीडियो आने वाला है उसमें हम करेंगे मुद्रा के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि मुद्रा यानी मनी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो मनी वगैरह हम यूज़ करते हैं, मुद्रा वगैरह, उनके बारे में पढ़ेंगे, तो काफ़ी अच्छा लेसन होगा, आप सब देखना।